खाने के बाद बर्ड तो अली ग्रुप के अरकान की रवानगी के इंतजामात करने निकल गया और मैं तहजीब के साथ ख्वाबगाह में चला आया। तहजीब बोली, मुझे ये सब कुछ ख्वाब सा मालूम हो रहा है अली, लगता है किसी भी लम्हे आंख खुलेगी और सपना बिखर जाएगा। मैंने कहा, ना आंख खुलेगी और ना सपना बिखरेगा, हमें तो मिलकर हकायक का सामना करना है, और अदनान अब्बासी, मरजाना और रैंडल हावर्ड जैसे हकायक का सामना। तहजीब ने पूछा, तुमने अदनान अब्बासी को अपाहिज कर देने का फैसला किया है? मैंने कहा, हाँ, इससे कम उसे कोई सजा देना नाइंसाफी होगी और मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता। तहजीब बोली, ठीक है, वो इसका मुस्तहिक भी है, लेकिन मरजाना के लिए तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, मरजाना को मैं इराक से सही सालिम हालत में निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। तहजीब गौर से मुझे देखने लगी, बोली, ओह, क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? मैंने कहा, तुम जानती हो कि उमूमन मैं ऐसी बातों की वजाहत नहीं करता, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले का क्रेडिट तुम्हारे नाम है, इसलिए बता रहा हूँ कि हम यहाँ से फ्रांस जाएंगे। तहजीब ने कहा, इसकी तो खैर तुमसे मुझे तवक्को है कि तुम रैंडल हावर्ड से जरूर उलझोगे, लेकिन मरजाना का इसमें क्या रोल होगा? मैंने कहा, बेहतरीन रोल होगा। मैं रैंडल हावर्ड की खिदमत में एक तोहफा पेश करना चाहता हूँ और वो मरजाना की लाश का तोहफा होगा। तहजीब बोली, तुम्हें रोकने की कोशिश करना वक्त जाया करने के मुतरादिफ होगा, लेकिन क्या रैंडल को चैलेंज करने की इससे बेहतर कोई सूरत नहीं हो सकती? मैंने कहा, मैं तो इसी को बेहतर समझता हूँ। अगर तुम इससे बेहतर कोई तदबीर पेश कर सको तो मैं इसे कबूल कर लूंगा। तहजीब ने कहा, मरजाना को यहाँ से लेकर निकलने में हमें खामखा खतरात से खेलना पड़ेगा, और फिर क्या जरूरी है कि उसे फ्रांस ही ले जाया जाए? मैंने कहा, उसे यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे तो उसकी लाश का तोहफा रैंडल हावर्ड को कैसे पेश करेंगे? तहजीब बोली, अगर तुम पसंद करो तो ऐसा बंदोबस्त भी हो सकता है कि रैंडल खुद इराक आ जाए, इस तरह हम बहुत से खतरात से बच जाएंगे। मैंने सर को नफी में जुम्बिश दी, कहा, नहीं, उसे ये मालूम हो चुका है कि मैं जिंदा हूँ। अदनान अब्बासी की मेहरबानी से ये बात भी उसके इल्म में है कि मैं नॉर्मन शेलोफ के मेकअप में इसराइल जा रहा था। फिर उसे मालूम हुआ होगा कि आर्थर और टॉर्मेंडो मारे गए और नॉर्मन शेलोफ बच निकला। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मन शेलोफ या अली यार खान कहाँ गया? मैंने तहजीब को सवालिया नजरों से देखा। तहजीब बोली, उसूली तौर पर तो अली को कर्नल नुमान से राब्ता कायम करना चाहिए था। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, बिल्कुल ठीक, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? इस पर कुछ रोशनी डाल सकती हो? तहजीब चंद लम्हे जहन पर जोर देती रही, फिर मायूसी से सर को मनफी जुम्बिश दी, बोली, नहीं, इसका अंदाजा लगाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, तुमने तहजीब मैल्कम एक्स की हैसियत से सोचा है, इसलिए तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। अगर तुम रैंडल हावर्ड के नुक्ते निगाह से सोचती तो सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाता। दरअसल रैंडल को मालूम है कि नॉर्मन शेलोफ के मेकअप में मैं था। फिर आर्थर के घर पर हमला हुआ जिसमें मेरे अलावा सब मारे गए। हमलावर कौन था? मेरे साथी। तहजीब उछल पड़ी, ओह, समझ गई, उसने यही समझा होगा कि जो कुछ हुआ वो हमारी मिली भगत का नतीजा था। मैंने कहा, इसके अलावा और कोई नतीजा भी नहीं निकलता। अगर ये बात ना होती तो मंतकी एतबार से मुझे कर्नल नुमान से लामहला राब्ता कायम करना चाहिए था। तहजीब ने मुझे गौर से देखा, बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अली, लेकिन तुम्हारी गुफ्तगू ने मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया है। आखिर तुमने कर्नल नुमान से राब्ता क्यों कायम नहीं किया? मैंने कहा, कोई खास वजह नहीं थी। मेरा ख्याल है मैं ज्यादा अरसे किसी का पाबंद नहीं रह सकता। मेरा काम करने का एक अलग अंदाज है जिससे दूसरों का मुत्तफिक होना आसान नहीं है, लिहाजा मैंने बेहतर यही समझा कि उसे राब्ता कायम न करूं। खैर, ये तो एक अलग मामला है। बात हो रही थी रैंडल की। उसने तिल अवीव में मेरे इस्तकबाल के लिए इंतजामात कर लिए होंगे, लेकिन वो प्रोग्राम बलियामेट हो गया। अब रैंडल यही समझ रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। ये हकीकत भी है, मगर ये हकीकत महज इत्तेफाकन ही हकीकत हुई, वरना हालात बहुत मुख्तलिफ भी हो सकते थे। इस हद तक तो रैंडल का अंदाजा दुरुस्त साबित होता है, लेकिन इससे आगे वो मुकम्मल तौर पर तारीकी में है। उसे नहीं मालूम कि मेरा आइंदा कदम क्या होगा। वो इस बात से भी बेखबर है कि मैं उसके वजूद और उसके अजाइम से वाकिफ हूँ। लिहाजा ऐसे में जब उसे अचानक अपनी एक एजेंट की लाश तोहफे में मिलेगी तो वो बौखला जाएगा। उसे अपनी हैसियत का भी अंदाजा होगा और वो ज्यादा बेहतर अंदाज में मेरा मुकाबला करेगा। तहजीब ने मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, महज इतनी सी बात के लिए तुम इतने झमेलों में पड़ रहे हो? मैं मुस्कुराया, कहा, बात इतनी सी नहीं है तहजीब। रैंडल हावर्ड को खामोशी से भी ठिकाने लगाया जा सकता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। रैंडल हावर्ड की पुश्त पर दुनिया के बहुत से यहूदी होंगे। अगर मैंने उसे मार दिया तो वो उसकी मौत को ज्यादा अरसा याद नहीं रखेंगे, लेकिन अगर मैंने उसे कोई जिक पहुंचाई तो उसकी शिकस्त से यहूदियों को अपनी बेवक्ती का एहसास होगा। उन्होंने मेरे मुकाबले में रैंडल हावर्ड को अपनी उम्मीदों का मरकज बना रखा है। मैं उसे जितनी ज्यादा बेबसी में मुब्तला करूंगा, यहूदियों को उतनी ही ज्यादा अजियत होगी। और मेरा मिशन क्या है? तहजीब ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया, बोली, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, बस मुझे इसमें एक ही तरद्दुद है कि मरजाना को यहाँ से निकाल ले जाना आसान नहीं होगा।
मैंने कहा ये उतना बड़ा मसला नहीं है, तुम असल मसले के बारे में तो सोच ही नहीं रही। हम अदनान को जिंदा छोड़ जाएंगे, क्या वो हमसे पहले ही हमारे बारे में रेंडल को खबर नहीं कर देगा? तहजीब बेबसी से हंसी, बोली हाँ ये मसला है, और चूंकि तुम्हारे जहन में मौजूद है इसलिए मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुमने इसका भी कोई हल सोच रखा होगा। मैंने कहा तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, मरजाना को तो हम यहाँ से बगर्ज़े इलाज पेरिस ले जाएंगे। डॉक्टरी सर्टिफिकेट हासिल करना मुश्किल नहीं होगा, और ऐसे इंजेक्शनों की कमी नहीं है जिनके जरिए आर्जी तौर पर दिमाग माऊफ कर दिया जाए। पहले हम दोनों मरजाना को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे और अदनान को बड की तहवील में यहाँ छोड़ जाएंगे। हम अपना काम तेजी से तकमील को पहुंचाएंगे और फिर बड को सिग्नल देंगे। हमारा इशारा मिलने पर वो अदनान को रिहा करके खुद भी हमसे आ मिलेगा। तहजीब ने हंसकर कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे जहन में इस मसले का हल जरूर होगा। अब ये बताओ कि खेल कब से शुरू होगा? मैंने कहा खेल की इब्तिदा तो हो चुकी है तहजीब, बर्ड के वापस आते ही हम उसे मरजाना के लिए डॉक्टरी सर्टिफिकेट हासिल करने पर मामूर कर देंगे। कल सुबह हम अदनान से 10 लाख दीनार का चेक हासिल करके उसे कैश कराने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पहली फुर्सत में इराक से निकल जाएंगे। तहजीब ने हैरान होकर कहा, 10 लाख दीनार का चेक? क्या इतनी बड़ी रकम का चेक कैश हो जाएगा? मैंने कहा कैश क्यों नहीं होगा, अगर ना हुआ तो अदनान अब्बासी भी जिंदा नहीं रहेगा, और ये बात वो खुद अच्छी तरह समझता है। तहजीब बोली, ठीक है अली, ये तुम्हारे मामलात हैं, जिस तरह मुनासिब समझो करो, लेकिन तुम्हें अपनी मसरूफियात में से थोड़ा बहुत वक्त दूसरों के लिए भी निकालना चाहिए। मैंने चौंक कर उसे देखा, कहा क्या तुम्हारा इशारा कैथी ब्राउन और जनरल टेरिस की तरफ तो नहीं है? वो बोली, हाँ मेरा इशारा उन्हीं की तरफ है। तुम्हें बड ने नहीं बताया कि वो दोनों तुम्हें कितना याद करते हैं? मैंने कहा बड ने ना भी बताया होता तब भी मुझे अंदाजा है तहजीब, मैं जानता हूँ कि वो दोनों मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तहजीब बोली, और ये बात भी तुम्हारे इल्म में जरूर होगी कि जनरल टेरिस ने गोइटे हिल में इंतखाबात करा दिए हैं और वो अब वहां का मुंतखब सदर है। मैंने कहा मैंने अखबारात में पढ़ा था और इस पर मुझे बेहद खुशी हुई थी। जमहूरियत बहरहाल अच्छी चीज है। मैं और तहजीब बहुत देर तक गुजरे दिनों की बातें करते रहे। फिर बड आ गया। उसने इत्तला दी कि अली ग्रुप के अरकान फौरी तौर पर रवाना हो रहे हैं। उन सब की सीटें अगले रोज के जहाज से गोइटे हिल के लिए बुक करवा दी गई हैं और फ्लाइट जाहिर है बगदाद से रवाना होनी थी। बसरा एयरपोर्ट तो उन दिनों जंग की वजह से बंद था। अली ग्रुप के अरकान के पास चूंकि बराए नाम सामान था, लिहाजा वो फौरी तौर पर रवाना हो गए। उन्हें रुखसत करने के बाद मैं तहजीब और बड के साथ ड्राइंग रूम में आ गया। मैंने कहा मैंने फैसला किया है कि मरजाना को ज़हनी मरीज की हैसियत से इलाज की गरज से फ्रांस ले जाऊं। तहजीब मेरे साथ जाएगी और तुम अदनान अब्बासी के साथ यहीं रुकोगे, क्या ख्याल है? बड ने कहा, तुम्हारे मुकाबले में बड क्या ख्याल जाहिर करेगा? बड को तो ये बताओ कि उसे करना क्या है। मैंने कहा एक अदद डॉक्टरी सर्टिफिकेट का बंदोबस्त करो जिसमें मरजाना को इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाने की सिफारिश की गई हो। इसके अलावा मेरे और मरजाना के लिए दीगर जरूरी कागजात का बंदोबस्त करो। तहजीब के पास तो खैर पासपोर्ट मौजूद है, सिर्फ वीजे का मसला होगा। तहजीब ने कहा, मेरे पासपोर्ट पर फ्रांस का वीजा मौजूद है, तुम बस अपनी और मरजाना की फिक्र करो। बट ने कहा, पासपोर्ट तो मरजाना का भी होगा, बेहतर यही होगा कि उसका असल पासपोर्ट इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टरी सर्टिफिकेट हासिल करना कोई मसला नहीं है और तुम्हारे लिए कागजात तैयार कराने में भी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे। मैंने कहा मैं बहुत मामूली से मेकअप में यहाँ से जाऊंगा। मेकअप बस इस कदर होगा कि कोई पहली ही नजर में मुझे पहचान न ले। तुम मुझे मेकअप का सामान दो, ये काम मैं अभी करना चाहता हूँ। बट ने मुझे मेकअप का सामान ला कर दिया और मैंने महज चंद मिनट में मेकअप कर लिया। ये मेकअप हल्की सी मूंछों और फ्रेंच कट दाढ़ी पर मुश्तमिल था। इससे बस इतना हो गया कि सरसरी नजरों से देखने पर कोई मुझे बहैसियत अली यार खान के शनाख्त नहीं कर सकता था। मेकअप करने के बाद मैंने एक नजदीकी फोटो स्टूडियो से अर्जेंट तस्वीरें खिंचवाईं और जब स्टूडियो से वापस लौटा तो तस्वीर मेरे पास थी। मैंने तस्वीरें बड के हवाले की और मरजाना को तलब कर लिया। बड मरजाना को लेकर आया तो उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, पैर अलबत्ता बड ने खोल दिए थे। मरजाना का चेहरा अगरचे उतरा हुआ था मगर उसके तेवर अब भी खराब थे। उसने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही बिफरे हुए अंदाज में कहा, तुम लोग मेरे साथ जो सलूक कर रहे हो उसका खमियाजा तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। मैंने मरजाना की बात नजरअंदाज करते हुए कहा, इसके हाथ भी खोल दो बड, और बड ने उसके हाथों की बंदिशें खोल दी। मैंने मरजाना को बैठने का इशारा किया और वो मुझे घूरती हुई एक सोफे पर टिक गई। मैंने मरजाना से कहा, तुम्हारी तमाम हरकतों के बावजूद मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई खराब सलूक नहीं किया। तुमसे मेरा कोई झगड़ा है भी नहीं। झगड़ा तो दरअसल उससे है जो मेरी जान का दुश्मन है। अगर तुम उसकी एजेंट हो तो हुआ करो, मैं हमेशा जड़ पर तवज्जो देता हूँ। जब रेंडल हावर्ड नहीं होगा तो तुम भी मेरी दुश्मन नहीं रहोगी। मैं तुमसे बस इस हद तक ताउन का तलबगार हूँ कि रेंडल तक पहुँचने में मेरी मदद करो। अगर तुमने मुझसे ताउन किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। बोलो तुम्हें ये सौदा मंजूर है या नहीं? मरजाना की आंखें सोच में डूब गईं।
वो मेरी तजवीज़ पर गौर कर रही थी, जो हर एतबार से उसके लिए सूदमंद थी। गालिबन उसे यकीन रहा होगा कि मैं रेंडल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकूंगा, बल्कि खुद ही फंसूंगा। मेरे बारे में रेंडल को इत्तला फराहम करना तो उसकी जिम्मेदारी थी। मेरी गिरफ्त में आ जाने की वजह से वो अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे ये मौका किस्मत से मिल रहा था कि मैं खुद ही उससे रेंडल के पास जाने की फरमाइश कर रहा था और उसके साथ कोई खराब सलूक भी नहीं कर रहा था। वो ये मौका हाथ से किस तरह गंवा सकती थी। चंद लम्हों की सोच विचार के बाद उसने लबकुशाई की। उसने कहा, रेंडल के बारे में मालूमात तुम्हें किस जरिए से हासिल हुई? मैंने कहा, तुम इब्तिदा ही गलत कर रही हो। हम एक दूसरे से कोई भी गैर मुतल्लिक बात नहीं करेंगे। मुझे रेंडल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल करती हो या नहीं? वो बोली, मैं ये जिम्मेदारी कबूल तो कर लूं, मगर मेरी जिंदगी की जमानत कौन देगा? मैंने कहा, मेरा रवैया ही जमानत है। अदनान से मेरी दुश्मनी थी, उसका हशर तुम्हारे सामने है। तुमसे दुश्मनी नहीं थी, चुनाचे मैंने तुम्हें उंगली भी नहीं लगाई। अब जबकि तुम मुझसे ताउन करोगी तो मैं तुम्हें क्या और क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? मरजाना ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें रेंडल के पते से आगाह कर दूंगी। मैंने कहा, गलत बात मत करो मरजाना, मैंने तुमसे उसका पता नहीं पूछा, ये कहा है कि तुम मुझे उस तक पहुंचाओगी। वो बोली, एक ही बात है, तुम्हें तो रेंडल तक पहुंचना है और ये काम ऐसे भी हो सकता है। मैंने कहा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो मरजाना, तुम खुद भी जानती हो कि ये मुमकिन नहीं है। मैं तस्दीक किए बगैर तो तुम्हें रिहा नहीं करूंगा। मरजाना ने बेबसी से कहा, ठीक है, मगर इसके लिए तुम्हें फ्रांस जाना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, फ्रांस जाने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बहाने फ्रांस भी देख लूंगा। तुम्हारे पास पासपोर्ट तो होगा? मरजाना बोली, पासपोर्ट भी है और फ्रांस का वीजा भी, लेकिन इसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं खुद तुम्हें लेकर चलूंगा। ख्याल रखना कि अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तन्हा नहीं हूंगा, और लोग भी होंगे जो तुम्हारी निगाह से पोशीदा होंगे और किसी गड़बड़ का एहसास होते ही हरकत में आ जाएंगे। मरजाना ने धीमी आवाज में कहा, मैं समझती हूँ, बेफिक्र रहो, मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। मैंने बट की तरफ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल में अब मेडिकल सर्टिफिकेट के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं रही। बट ने कहा, जैसा तुम मुनासिब समझो चीफ, मगर वो मुतमईन नजर नहीं आ रहा था। मैंने बट के अदम इत्मीनान को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं मरजाना के साथ जा रहा हूँ, तुम मरजाना की रिहाइश गाह से वाकिफ हो, अपने तमाम आदमियों को मरजाना की रिहाइश गाह के अतराफ में फैला दो। अगर मैं मरजाना के साथ 15 मिनट के अंदर उसकी रिहाइश गाह से बाहर न आया तो तुम पूरी कुव्वत से हमला कर सकते हो। मरजाना को क्या मालूम था कि सब लोग वापस जा चुके हैं। बट भी समझ गया कि मेरा मकसद सिर्फ मरजाना को खौफजदा करना है, ताकि वो कोई गलत हरकत करने के बारे में सोच भी न सके। लिहाजा उसने बड़ी शद्दोमत से मेरी तायद की। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद मैं मरजाना के साथ निकल खड़ा हुआ। कार मरजाना ड्राइव कर रही थी और मैं उसके बराबर बैठा हुआ था। मरजाना होंठ भींचे खामोशी से कार ड्राइव कर रही थी। शाम का वक्त होने की वजह से बसरा की सड़कों पर ट्रैफिक का अज़दहाम था। दफातर और कारोबारी इदारों में छुट्टी होने के बाद लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे। बसरा की सड़कों पर शाम के साए उतर रहे थे। सूरज मगरिब की समत झुक रहा था और ट्रैफिक से भरी पूरी सड़कों पर हमारी कार सुस्त रफ्तारी से सफर कर रही थी। वादे के मुताबिक मरजाना ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश न की। मैं बहरहाल पूरी तरह चौकस था। अगर वो कोई हरकत करती तो उसे भुगतना पड़ता। अपने बंगले पर पहुंचकर उसने हॉर्न दिया और गेट पर मौजूद चौकीदार को गेट खोलने का इशारा किया। चौकीदार के चेहरे पर अजीब से तासुरात दिखाई दिए, मगर जाहिर है वो रुतबे के फर्क की वजह से कुछ पूछ नहीं सकता था। गेट खुलते ही मरजाना कार अंदर लेती चली गई। मैं मरजाना के साथ उसके बंगले में दाखिल हुआ। कई मुलाजिमीन ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर मरजाना ने सबको झिड़क दिया और मेरे साथ सीधी अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गई। उसने ख्वाबगाह में मौजूद अलमारी खोली तो मैं उसके सर पर मुसल्लत था और उसकी हर हरकत पर निगाह रखे हुए था। मरजाना ने अलमारी की एक दराज से पासपोर्ट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पासपोर्ट लेते ही उसे अलमारी बंद करने का इशारा किया। जब उसने अलमारी बंद कर दी तब मैंने उसके पासपोर्ट पर निगाह डाली। उसने बड़े शीरीं लहजे में कहा, बैठ जाओ अली, यहाँ तुम मेरे मेहमान हो, कुछ पीना पसंद करोगे? मैंने कहा, मुझे यकीन है कि इस ख्वाबगाह से कुछ कागजात भी बरामद हो सकते हैं, लेकिन वादे का पास करते हुए मैं सिर्फ पासपोर्ट पर इक्तिफा कर रहा हूँ। हमारे दरमियान मुआहिदा हुआ है कि हम अपने काम से काम रखेंगे। मैं तुमसे कोई गैर मुतल्लिक बात नहीं कर रहा, लिहाजा तुम भी एहतियात करो। वो बोली, क्या हम अपनी जातियात का गला भी घोंट दें, अखलाकियात को भी तर्क कर दें? मैंने कहा, तुम भूल रही हो कि अगर मुझे 15 मिनट से ज्यादा वक्त लगा तो मेरे आदमी यहाँ धावा बोल देंगे। मरजाना झुंझुला गई, बोली, ठीक है, लेकिन मुझे इतनी मोहलत तो दो कि मैं अपने कुछ कपड़े रख लूं। मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं है, हम फ्रांस जरूर जा रहे हैं, मगर तुम अपना काम करते ही वापस आ सकती हो। वो बोली, मुझे चंद जोड़ों की जरूरत तो पड़ेगी और फिर मुमकिन है मैं अपने तौर पर वहाँ कुछ वक्त गुजारना चाहूँ। मैंने बेपरवाही से कहा, रेडीमेड कपड़े खरीद देना।
अब जल्दी से निकलो। मरजाना ने रवाना होते वक्त अपने मुलाजिमीन से कह दिया कि वो चंद रोज बाद वापस आएगी और उसके बाद हम वापस आ गए। हमारे वापस पहुंचने तक सूरज गुरूब हो चुका था। बड और तहजीब मौजूद थे। मैं उनको साथ लेकर अदनान अब्बासी वाले कमरे में पहुंच गया। मरजाना को दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था। अदनान अब्बासी का बुरा हाल था। हम उसके कमरे में पहुंचे तो उसने हमारी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुर्दनी और आंखों में वीरानी बसेरा किए हुए थी। निगाहों में अजनबियत थी। मैंने मज़ाक़ अंदाज में कहा, क्या हाल है अदनान? अगर मैं तुम्हारे गिरोह में शामिल हो जाऊं तो तुम मुझे जिंदगी की जमानत तो फराहम करोगे ना? वो जवाब में अपने होंठों पर जबान फेर कर रह गया। उसमें इतनी सकत नहीं रह गई थी कि मुझसे जबान चला सकता। मैंने कहा, कुछ बोलो ना अदनान, तुम तो बड़े जिंदा दिल मशहूर हो। इस वक्त तुम्हारी जिंदा दिली को क्या हो गया है? वो बेबसी से मुझे देखता रहा। कल तक वो इराक का सबसे ज्यादा बारसूख शख्स था और आज उस पर ऐसी बेबसी मुसल्लत थी जिसे देखकर इबरत पकड़ी जा सकती थी। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक गोली सुबह और एक गोली शाम का नुस्खा तजवीज किया है। वो दोनों हाथ उठाकर चीख पड़ा, नहीं, मैं बड़े अजाब से गुजर रहा हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा अदनान, ये मुफलिस और कल्लाश लोगों का तरीक़ाकार हुआ करता है, तुम तो यूं माफी मत मांगो। उसने हिज़यानी अंदाज में कहा, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मुझे इस कर्ब से निजात हासिल करने की कीमत बता दो, मैं अदा कर दूंगा। मैंने कहा, तुम अभी सीधे नहीं हुए हो अदनान, मेरे ख्याल में मजीद 2-4 डोज के बाद तुम राह रास्त पर आओगे। अभी मैंने कीमत लगाई तो तुम अपनी गुर्बत का रोना रोने लगोगे। अदनान गिड़गिड़ाया, मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। तुम क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो? मुझे बताते क्यों नहीं कि तुम कितने तावान के तलबगार हो? मैंने शरारत आमेज अंदाज में कहा, 10 लाख दीनार के बारे में क्या ख्याल है अदनान? अदनान ने बेसाख्ता कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन इतनी बड़ी रकम इकट्ठी करने में वक्त लगेगा। मैंने जेब से चेकबुक निकालते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, ये नेशनल बैंक ऑफ इराक बसरा ब्रांच की चेकबुक है, इसे पहचानते हो? अदनान का चेहरा धुआं हो गया। उसने अटक अटक कर पूछा, ये चेकबुक तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने चेकबुक उसकी तरफ बढ़ाई, कहा, ये मैंने तुम्हारी आसानी के लिए मंगवाई है, 10 लाख दीनार का चेक काट दो। वो बोला, चेक तो मैं काट दूंगा, मगर तुम मुश्किल में फंस जाओगे, बैंक में इतनी बड़ी रकम नहीं है। मैंने रिवॉल्वर लहराते हुए कहा, मेरी मुश्किलात की परवाह मत करो अदनान, अगर करोगे तो मैं अपने तजवीज करदा नुस्खे पर दोबारा अमल शुरू कर दूंगा। वो बौखलाए हुए अंदाज में बोला, नहीं, लाओ मुझे कलम दो, मैं चेक काट देता हूँ। उसके अंदाज पर बड को हंसी आ गई। मैंने बड को घूरा, मगर वो मेरी तरफ से बेनियाजी बरतते हुए आगे बढ़ा और कलम निकाल कर बड़े अदब से अदनान की खिदमत में पेश कर दिया। मैंने बुलंद आवाज से कहा, चेक काटने से कबल अपने हवास दुरुस्त कर लो अदनान, कहीं दस्तखत करते वक्त तुम्हारा हाथ न बहक जाए, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी गर्दन भी कट सकती है। चेक लिखने के लिए अदनान को उठकर बैठना पड़ा और ये उसके लिए बड़ा तकलीफ दे अमल था। उसके हलक से कई बार दर्द में डूबी करा खारिज हुई, मगर वो जैसे तैसे उठकर बैठ ही गया। बड ने उसे सहारा दे रखा था। अदनान ने बड़ी मुश्किल से चेक पर सिर्फ दस्तखत किए और दोबारा ढह गया। अदनान का रहा, मैंने दस्तखत कर दिए हैं, रकम तुम खुद भर लेना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे अंदाजा था कि उसकी तकलीफ में बेहद इजाफा हो गया होगा और उसके लिए लिखना तो क्या, कोई भी काम करना मुमकिन नहीं था। बड ने अदनान से चेकबुक और कलम वापस ले लिया और चेकबुक मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने चेकबुक से अदनान का दस्तखत शुदा चेक अलहदा किया और उसे तह करके एहतियात से जेब में रख लिया।